ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर होने वाले किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आपका, ठीक है। अब अध्याय 1 में आपका प्रारंभिक, जैसे धारा 1 में आपका संक्षिप्त नाम दिया गया है, विस्तार और प्रारंभ। इस धारा 1 के अंतर्गत इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 है आपका। नाम आपका क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 13 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्राप्त हुई और तथा 17 अक्टूबर 2006 को यह लागू है। स्वीकृति मिली आपका 13 सितंबर 2005 को, और लागू कब है आपका? 17 अक्टूबर 2006 से लागू है आपका। महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए यह अधिनियम निर्मित किया गया है। महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए यह अधिनियम निर्मित किया गया आपका। ये हो गया आपका, ठीक है। अब परिभाषा, धारा 2 में आपका परिभाषा दी गई है। धारा 2 में आपका क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। इसमें आपका पीड़ित व्यक्ति, 2A में आपका पीड़ित व्यक्ति है। इसमें है आपका पीड़ित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्युरदाता से घरेलू नातेदारी में है या रह चुकी है, और जो आरोप लगाती है कि वह प्रत्युरदाता द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है, वो है पीड़ित व्यक्ति, ठीक है। धारा 2 में आपका 2A के अंतर्गत ये बताया गया। तो धारा 2B में आपका क्या है? धारा 2B की 2B में आपका बालक से तात्पर्य 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पौष्टिक बालक भी सम्मिलित है आपका। ये हो गया बालक के अंदर। 2C में आपका क्या है? धारा 2C में प्रतिकर आदेश से धारा 22 के अधीन अनुदत्त आदेश से अभिप्रेत है आपका, ठीक है। 2D में आपका अभिरक्षा आदेश से धारा 21 के अधीन अनुदत्त आदेश अभिप्रेत है आपका। धारा 2E में आपका घरेलू घटना रिपोर्ट से अभिप्राय किसी व्यथित व्यक्ति के द्वारा की गई घरेलू हिंसा की शिकायत है आपका। 2F में आपका घरेलू नातेदारी से, 2F में घरेलू नातेदारी से तात्पर्य ऐसी नातेदारी से है जो आपका फर्स्ट में यह है कि किसी भी समय साझी गृहस्थी में एक साथ रहे हों या रह चुके हों, ठीक है। अब 2 में आपका जो समरक्त विवाह द्वारा या दत्त ग्रहण के कारण से संबंधित हो आपका, या संबंधित हो, या ई में आपका संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ निवास कर रहे हों। 2G में आपका घरेलू हिंसा का वह अर्थ है जो धारा 3 में उल्लेखित किया गया है। 2H में दहेज का वह अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में उल्लेखित किया गया है। 2I में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है आपका। 2I में आपका मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है आपका। 2I में आपका चिकित्सीय सुविधा से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए आपका। 2K में आपका धनीय राहत से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के फलस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को दिया गया आदेश आपका। 2L में आपका अधिसूचना को परिभाषित किया गया है।
2M में आपका विहित को परिभाषित किया गया है। 2N में आपका संरक्षण अधिकारी से धारा 8(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है आपका। अब 2O में आपका संरक्षण आदेश से धारा 18 के अधीन किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है आपका। 2P में आपका 2P में आपका ये यहाँ पर निवास आदेश से धारा 19(a) के अधीन दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है आपका। ठीक है, कोई आदेश अभिप्रेत है आपका। 2Q में आपका प्रत्यर्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है, या जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने कोई अनुतोष चाहा है। 2R में आपका सेवा प्रदाता से धारा 10(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है आपका। और 2S में आपका साझी गृहस्थी से तात्पर्य ऐसी गृहस्थी से है जो जहाँ व्यथित व्यक्ति या तो अकेला या प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहती है या किसी भी प्रक्रम पर रह चुकी है, और कोई भी ऐसी गृहस्थी सम्मिलित है जो व्यथित व्यक्ति एवं प्रत्यर्थी के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन या किराए पर ली गई है, या उसमें से किसी के स्वामित्वाधीन संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन है, या किराए पर ली गई, या उसमें से किसी के स्वामित्वाधीन है, जिसके संबंध में व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों के रूप में संयुक्त रूप से अकेले कोई भी अधिकार, हक, हित या न्यायोचित दावा है। अब 2 आश्रय गृह से ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा आश्रय गृह होना अधिसूचित किया जाए। सॉरी। अब घरेलू हिंसा ये है आपका घरेलू हिंसा की परिभाषा आपका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या आचरण घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या उसकी मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य की अपहानि करता है या क्षति पहुंचाता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार कारित करना भी है। या दूसरा, व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति या दहेज या अन्य सम्मिलित या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करता है या तंग करता है। या तीसरे में खंड 1 या खंड 2 में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित व्यक्ति को धमकी देता है, या व्यथित व्यक्ति को अन्यथा शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाता है आपका। ठीक है। अब संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं की शक्तियां और कर्तव्य आपका यहाँ पर है आपका, जैसे संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं की शक्तियां और कर्तव्य आपका। ठीक है। अब यहाँ पर धारा 4 में संरक्षण अधिकारी को सूचना और दायित्व का अपवर्जन आपका। कोई व्यक्ति जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य किया गया है या किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह इसके बारे में सूचना संबंधित संरक्षण अधिकारी को दे सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई सूचना से कोई दीवानी या आपराधिक दायित्व उपगत नहीं करेगा। अब धारा 5 में आपका, जैसे धारा 5 में है, ये कह रहा है धारा 5 में पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता। अब यहाँ पर पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसने घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त किया है या जो घरेलू हिंसा के घटना स्थल पर उपस्थित है, या जब उसको घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट प्राप्त होती है, व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा। इस अधिनियम के अधीन अनुतोष प्राप्त करने हेतु संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष का आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश इत्यादि अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने का
आवेदन करने का उसको अधिकार है। अब यहाँ पर आता है जैसे प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता। दूसरा है सेवा प्रदाताओं की प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता। तीसरा में है आपका संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता। चौथे में आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाओं के उसके अधिकार। आपका पांचवा भारतीय दंड संहिता की धारा 498, धारा 498 ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के अधीन परिवार शांति करने का अधिकार आपका। ठीक है। धारा 6 में आपका आश्रय गृहों का कर्तव्य आपका। यदि कोई व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, ठीक है, यहाँ पर फिर से समझिएगा, आश्रय गृहों के कर्तव्य आपका। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति के इससे पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। देखो, आश्रय गृह का कर्तव्य इस धारा 6 में है। जैसे यदि कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो आश्रय गृह का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करेगा। धारा 7 है आपका चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य। अब यहाँ पर दे रहा है जैसे अब यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य आपका। ठीक है। अगर व्यथित व्यक्ति महिला या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता चिकित्सा सुविधा, यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं, चलो ठीक है। अगर व्यथित महिला या उसकी ओर से संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता चिकित्सा सुविधा के भार साधक व्यक्ति से उसको किसी चिकित्सीय सहायता का निवेदन करता है, तो ऐसा चिकित्सा सुविधा का भार साधक व्यक्ति व्यथित महिला को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है। धारा 8 में क्या है आपका? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति आपका। ठीक है। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इतनी संख्या में संरक्षण अधिकारियों को प्रत्येक जिले में नियुक्त करेगा जितनी वह आवश्यक समझे। संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिलाएं होंगी। ठीक है। अब संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य आपका, इसमें दे रहा धारा 9, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य। इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य, जैसे मजिस्ट्रेट को, पहला है मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना। दूसरा है मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर घरेलू घटना की रिपोर्ट करना। और पुलिस थाने के भार साधक व्यक्ति जो पुलिस थाने के भार साधक व्यक्ति होगा, भार साधक अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट देना जो कि उसकी स्थानीय सीमा के अंतर्गत हो। ठीक है। धारा 9 आपका, धारा 9 में आपका तीसरा है आपका पीड़ित महिला यदि संरक्षण अनुतोष का दावा करती है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना। 4 में आपका यदि महिला सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है, यदि महिला आपका सुरक्षित आश्रय गृह चाहती है तो उसे उपलब्ध कराना और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस अधिकारी को देना आपका। और 5वां में आपका पीड़ित महिला को अगर शारीरिक चोट या घरेलू हिंसा से पहुंचती है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना व उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी को देना इत्यादि। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे आपका। ठीक है। आपका धारा 10 में आपका सेवा प्रदाता आपका, धारा 10 में आपका सेवा प्रदाता, इसमें है इसके अंतर्गत सेवा प्रदाता उस संस्था को नियुक्त किया जाएगा जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत
रजिस्टर्ड है या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है हो। सेवा प्रदाता का उद्देश्य विधि पूर्वक साधन के द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों को संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है। वे इस अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को राज्य सरकार के पास सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं। ठीक है। अब धारा 11 में आपका धारा 11 के अंतर्गत कर्तव्य, आपका धारा 11 के अंतर्गत कर्तव्य, सरकार के कर्तव्य, आपका धारा 11 में सरकार के कर्तव्य क्या होंगे देखते हैं। केंद्रीय सरकार केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों का व्यापक प्रचार जन संचार माध्यम से, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रिंट मीडिया सम्मिलित है, नियमित अंतराल पर किया जाएगा। ठीक है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी व न्यायिक सेवाओं के सदस्य सम्मिलित हैं, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के सेवा प्रदाता करने हेतु विभिन्न संबंधित मंत्रालय हेतु प्रोटोकॉल तैयार करना, जिसके अंतर्गत न्यायालयों का गठन किया जाना भी है आपका। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू